फर्स्ट क्वेश्चन से फटाफट शुरू करते हैं। इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, नहीं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या सवाल को पढ़ना कैसे है पेपर में अप्रोच डेवलप हो जाएगी जब आप देखते हैं कि पेडागोजिकल सवालों को पढ़ते कैसे हैं और उनको फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से आप जवाब देंगे। 1 नंबर का सवाल आपके सामने है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। आप जो है इसमें पीछे से आदित्य को बुला के करा देते। ठीक, ये अभी भी इस साइड कम स्पेस है, उधर ज़्यादा स्पेस है। देखिएगा असर्शन क्या है, यानी कथन और कारण वाले सवाल आते ही हैं, है ना। अ स्टूडेंट हु रिपीटेडली यूजेस द सेम अनसक्सेसफुल मेथड टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ रिस्पॉन्स सेट विच हिंडर्स इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहा गया है कि एक छात्र जो गणित की समस्या को हल करने के लिए बार बार एक ही असफल तरीके का प्रयोग कर रहा है, उस तरीके का प्रयोग कर रहा है जिससे सवाल सॉल्व हो नहीं पा रहा, तो वो तरीका असफल है, फिर भी वो वही प्रयोग में ला रहा है। प्रतिक्रिया समुच्चय प्रदर्शित करती है, ये जो उसका एक्शन है प्रदर्शित कर रहा है किसको, प्रतिक्रिया समुच्चय को, जिसको हम रिस्पॉन्स सेट कहते हैं अंग्रेजी में, या मेंटल सेट कहते हैं, जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधा डालता है। ये बात कितनी सही है, पूरी सही है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है इसका, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिमिलर पार्ट्स इज एन अनप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दैट कॉजेज कॉग्निटिव ओवरलोड एंड कंफ्यूजन। यानी बड़ी प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याओं को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ना एक अनप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना एक अनुत्पादक रणनीति है या फेल्ड रणनीति है, जिससे कॉग्निटिव लोड जो है वो और कंफ्यूजन बढ़ती है। ये एकदम ऑपोजिट बात है, सच्चाई से परे है ये बात, है ना, कि अगर एक जटिल समस्या है तो उसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका या कई अच्छे तरीकों में से एक तरीका है उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देना। भाई आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप फिर पार्ट्स में देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें भी कितने चैप्टर हैं, फिर एक चैप्टर से शुरू करते हैं, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे एग्जाम की तैयारी एक दिन में कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ना होता है ना। कोई चीज समझ नहीं आ रही उसको पार्ट्स में समझेंगे, ठीक। और ये एक अनप्रोडक्टिव नहीं प्रोडक्टिव तरीका है। इससे कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पे लोड, कॉग्निटिव लोड मतलब संज्ञानात्मक भार, जो आपकी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कम होता है, क्योंकि अब आप प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़ी लग रही थी उसको जब आप पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो आपको वो कॉग्निटिव लोड नहीं देती है। एक एक सवाल करके समझेंगे तो समझ में आते जाएंगे। तो ये बात तो गलत है। ये बात सही है कि रिस्पॉन्स सेट या प्रतिक्रिया समुच्चय या इसको फंक्शनल फिक्सनेस भी कहते हैं, कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीके पर अड़े रहते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनता है, बैरियर बनता है। हर बार एक सवाल निश्चित रूप से इस पे आता है, फंक्शनल फिक्सनेस के नाम से आ जाए, रिस्पॉन्स सेट के नाम से आ जाए, मेंटल सेट के नाम से आ जाए। बेसिकली आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ चीजें हिंड्रेंस हैं, बैरियर हैं, और कुछ चीजें हेल्पफुल हैं। जो हिंड्रेंस या बैरियर या रुकावट है उनमें से एक चीज है रिस्पॉन्स सेट, कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप एक ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, है ना। तो वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या समाधान में बाधा है ये चीज, कि आप हर चीज के लिए एक ही समाधान तो नहीं हो सकता, है ना। तो हर चीज के लिए एक समाधान नहीं हो सकता, इसलिए आपको अलग अलग तरह के समाधान ट्राई करने होते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हेल्पफुल तरीका है ब्रेक डाउन करना, प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ना, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर जो है, हिंड्रेंस जो है, बाधा जो है, वो ये है आपका रिस्पॉन्स सेट, मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सनेस, तो जो कि सही कहा गया है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो 46% लोग सही जवाब इसका दे रहे हैं। एकदम फ्रेश क्वेश्चंस हैं, है ना, पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में हो जाएगा, आपको बिल्कुल पेपर में इस तरह के सवाल नजर आएंगे, ठीक। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू भी नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही बचता है। ये 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें, जो आपका ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहले आपको ए को पढ़ना है, ए सही है, फिर आप रीजन देखेंगे ये आर सही है कि नहीं है, फिर तीसरा स्टेप होता है कि आर ए के बारे में सही कह रहा है या नहीं। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि ए सही है बट आर सही नहीं है तो खत्म हो गई, ये तीसरा स्टेप पे जाना ही नहीं है फिर, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मेंटल सेट या रिस्पॉन्स सेट, यानी एक बच्चे ने 10 सवाल सॉल्व करे सब्ट्रैक्शन वाले, यानी घटाने के। अब नया सवाल आया, वो हर चीज में घटाना या जोड़ना ही लगा रहा है, क्योंकि उसने 10 सवाल पुराने जो हैं उसमें घटाने का इस्तेमाल किया था, एडिशन का नहीं। सवाल है जोड़ने वाला बट वो फिर लगा हुआ है घटाने में। सवाल हो सकता है भाग करना हो किसी चीज में, डिवीजन का इस्तेमाल में लाना हो, लेकिन उसने क्योंकि 20 सवाल पहले किए हैं या एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वैसे ही वो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि सारे सवाल जो हैं कि एक का उत्तर डी आ गया तो सबका उत्तर डी ही होगा। ये फंक्शनल फिक्सनेस है कि आप फंक्शन कर रहे हैं एक ही तरीके पे अटक गए हैं, जबकि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट या मेंटल सेट या मानसिक समुच्चय जो है एक प्रॉब्लम है
अभी वो मत देना पोल, क्या है, एक हिंड्रेंस है, बाधा है। अब आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक सवाल निश्चित रूप से आता है, बिल्कुल फिक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना, इसको ऐसे देखेंगे कि आप आगे के सवाल भी, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगी कि हर एक सेशन में आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं डिटेल में, ताकि वो कॉन्सेप्ट जब नेक्स्ट सेट में आए तो आपकी उसकी तैयारी पहले से हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ चीजें बनती हैं, जैसे जीवन में भी होता है, कुछ चीजें हेल्पफुल होती हैं, कुछ चीजें बाधा बनती हैं। तो कुछ चीजें हैं बैरियर यानी बाधा, या हिंड्रेंस कह लीजिए आप इसको, हिंड्रेंस हिंदी में बाधा कहेंगे, और कुछ चीजें हैं आपकी हेल्पफुल, यानी जो बाधा नहीं बनती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सपोर्ट ला करके देती हैं या आपको मदद करती हैं। बात सही है। अब आपको इतना पता है कि ये जो मेंटल सेट है या फंक्शनल फिक्सनेस है, ये बैरियर है, क्योंकि आपने एक सेट बना लिया ना, आपका दिमाग में फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है। और रिजिडिटी वो आपने सुना होगा कि जो पेड़ झुकते नहीं है टूट जाते हैं, तो वो लचीलापन जिस पेड़ पे फ्रूट्स लगते हैं, फल होते हैं, वही झुकना भी जानता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व अगर एक तरीके से नहीं हो रही तो उस पर अड़े नहीं रहना है कि पिछली बार भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, पढ़ फिर भी वही रहे। ग्रामर आ नहीं रही है पेपर में, व्याकरण आती नहीं है, 2-3 नंबर की मुश्किल से आती है, आप व्याकरण पढ़ते हैं 15 दिन तक लगातार, तो ये मेंटल सेट है ना, कि आप रट्टे लगाने पे लगे हुए हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल कैसे आ रहे हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है ना। तो मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सनेस भी कह सकते हो, उसको कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं, फंक्शनल फिक्सनेस। इतने दिन बाद जो है बोर्ड पे लिख रही हूं, फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, हेल्पफुल क्या है इसमें, हेल्पफुल है ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, ब्रेक अ प्रॉब्लम, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, यानी समस्या को इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में यानी टुकड़ों में तोड़ लो अगर बड़ी समस्या है, जटिल प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना या एनालॉजी का इस्तेमाल करना, है ना, एनालॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना। एनालॉजिकल क्या होता है, आपने कोई समान समस्या सॉल्व करी थी पहले, उससे आपने इंस्पिरेशन ले ली कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहां भी लग सकता है, जरूरी नहीं है ये सेम तरीका नहीं अपनाया एज इट इज। एनालॉजिकल थिंकिंग है आपने समानता देखी, कुछ प्रीवियस जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके आधार पे कुछ चीजों का आपने इस्तेमाल किया उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मेंटल सेट उल्टा है, ये प्रॉब्लम कोई भी हो, तरीका एक ही है, समझ रहे हो। तो एनालॉजिकल थिंकिंग सही है कि अगर एक जैसी प्रॉब्लम है तो आपने हेल्प ले ली एनालॉजिकल थिंकिंग की, क्योंकि समानता थी, है ना, कि हमारी आंख कैमरे की जैसी है, ये एनालॉजी है, समानता है इस चीज में, या एक समझने का जरिया हो सकता है। बात सही है नहीं, इतनी बात क्लियर है, कमेंट्स अटक क्यों जाते हैं। चलिए खैर, फिर आते हैं हम नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ना अच्छी हेल्पफुल चीज है, एनालॉजिकल थिंकिंग हेल्पफुल चीज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, उद्वेलनशीलता बोलते हैं इसको, मस्तिष्क को उद्वेलनशीलता, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आइडियाज की बारिश, बच्चे ग्रुप में बैठ करके किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग सॉल्यूशन सोच रहे हैं, ये भी हेल्पफुल है। वही मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सनेस, है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। बात क्लियर है। चलिए खैर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 2। व्हाट आर द, जो लोग नए जोड़ रहे हैं वो 1-2 दिन खुद को भी दें, मुझे भी दें, क्योंकि आपको स्टाइल समझने में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी टीचर का समय लगता है ना, वो आइडिया हो जाता है। फिर आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इस सेशन में मैं नहीं बताऊंगी, मे बी किसी और क्वेश्चन पे, किसी और टॉपिक पे चर्चा हो रही होगी तो उसके डिटेल में जाएंगे। तो उस एक टीचर से पढ़ने का ये फायदा रहता है कि आपको चीजें जो है एड ऑन होती रहती हैं, प्रीवियस नॉलेज या स्टाइल से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आज नहीं तो दूसरी क्लास में आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती हैं। बात सही है। चलिए 76% इसमें सही जवाब दे रहे हैं, देख लेते हैं सही है भी कि नहीं। व्हाट आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा पे एक सवाल हर हालत में आता है सीटेट में। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, जिसका रीजन बाहर ना हो, जिसका रीजन अंदर हो। पहला है एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी टू अवॉइड पनिशमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, किसी काम को आप इसलिए कर रहे हैं कि माता पिता से डांट ना पड़े, घर वाले शादी कर देंगे इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, इसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोटिवेटेड तो आप हैं, लेकिन इसका रीजन बाहर है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल का उदाहरण है, इंटरनल का नहीं। कंप्लीटिंग अ कॉम्प्लेक्स पजल प्योरली फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसमें रीजन बाहर नहीं है, आपको मजा आ रहा है किसी काम को करने में, आनंद महसूस कर रहे हैं आप, तो ये रीजन अंदर है, बाहर थोड़ी। आनंद कोई हाथ में थोड़ी लेके घूमोगे, आनंद तो मन के अंदर है कि मुझे मजा आता है पढ़ा करके, तो मैं पढ़ा रही हूं, है ना। पैसे मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी बात हो गई। बात सही है। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही हजारों वीडियोस हैं लेट्स लर्न पे।
फीलिंग अ सेंस ऑफ मास्टरी एंड क्यूरियोसिटी ड्यूरिंग लर्निंग। अब सेंस ऑफ मास्टरी, आपको महारत हासिल होगी कोई चीज, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये कहां से आ रहा है? क्यूरियोसिटी से। नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जिज्ञासा है, जानने की चाहत है, तो ये रीजन इंटरनल है ना। ये दोनों बहुत बेहतरीन रीजन है सीखने के, इसमें बाहर आपको किसी के वाहवाही की जरूरत नहीं पड़ती। स्टडिंग हार्ड एक्सक्लूसिवली टू विन अ कैश प्राइज। देखो प्राइज कहां है? बाहर दुनिया में मिलेगा। जो भी चीज बाहर मिल रही है, पुरस्कार एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। तो सेकंड और थर्ड जो है, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोग सही जवाब दे भी रहे थे। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं, पिछले से पिछली बार, इससे पिछली बार सीटेट में, कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है जुड़े हुए हैं। कई बार इंटरनल मोटिवेशन से कहानी शुरू होती है या एक्सटर्नल से शुरू होती है। घर वालों ने कहा टीचिंग का कोर्स कर लो, है ना, फिर आप टीचिंग का कोर्स करने गए, आपको मजा आया पढ़ाने में, तो वो शुरू मजबूरी में किए थे, फिर मजा आने लगा, मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल चले गए या इंटरनल से एक्सटर्नल चले जाओ, ये भी हो सकता है ना। दोनों कई बार इंटरमिंगल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो बेहतर यहाँ पे सही जवाब है इंटरनल का। कोशिश करनी है इंटरनल मोटिवेशन बच्चे में आप जागृत कर पाए एक्सटर्नल की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक और सवाल है मोटिवेशन से, लगभग 2 सवाल आते हैं, 2 हमने सेट में डलवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल में जो एनसीईआरटी वाली मोटिवेशन साइकिल है वो 6 स्टेप्स फॉलो होते हैं, 6 स्टेप। इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, NDA GAR, GAR। ये 6 स्टेप साइकिल है जो एनसीईआरटी की साइकिल है। वैसे और भी अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग राइटर्स ने जो है साइकिल दी हुई है, जिसमें किसी में 3 स्टेप हैं, किसी में 4 स्टेप हैं, बट ये 6 स्टेप की एनसीईआरटी वाली साइकिल है जिसको हम थॉरोली फॉलो करते हैं, है ना। अब आप इसका जवाब देंगे, 49% लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं, नीड, यस, नीड, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मोटिवेशन के लिए पहला स्टेप नीड है। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं होती, आप नहीं पढ़ रहे होते, नौकरी चाहिए ही नहीं आपको, या आवश्यकता हो सकती है किसी का जानने का मन हो ये सब्जेक्ट, फिर भी नीड है एक तरह की। तो नीड जो है फिजियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों हो सकती हैं, मोटिव से आती हैं। 2 मोटिव्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल मोटिव क्या है? स्लीप, हंगर, सेक्स। सोशियोलॉजिकल मोटिव क्या है? कुछ अचीव करना है ना, प्राइज जीतना है, नंबर लाने हैं। तो नीड है, बिल्कुल सही बात है। ड्राइव, इस नीड से ड्राइव यानी एक टेंशन क्रिएट होगी अंदर, जिसको ड्राइव कहते हैं, जिसकी वजह से आपको नीड थी नौकरी की, एक ड्राइव आई कि भाई नौकरी लेनी पड़ेगी, अंदर से एक चालक शक्ति के रूप में एक टेंशन क्रिएट हुई अंदर कि ये काम करना है ना। गोल अच्छे अटेनमेंट होगा जब ड्राइव आएगी, तो ड्राइव के बाद जनरली अराउजल आता है, बट ये वाले ऑप्शंस में अराउजल कहीं भी नहीं दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, कई साइकिल्स हैं जिसमें 3-4 ही स्टेप होते हैं कि भाई नीड है, नीड से ड्राइव हुआ, अचीवमेंट हो गई, गोल की प्राप्ति हो गई। तो ड्राइव ने आपको उस दिशा में धकेला कि काम करें, चलो पढ़ लेते हैं, फिर आपको गोल की अचीवमेंट हो गई, ये थर्ड स्टेप हो गया। और रिडक्शन ऑफ अराउजल, अब जो वो अराउजल था जो कि ड्राइव के बाद आता है, ये जो आग आपके अंदर जली थी या उत्तेजना, वो कम हो जाएगी जैसे ही पेपर क्लियर हो जाएगा, पेपर दे देंगे, फिर थोड़ी आप हर बार फॉर्म भरते रहेंगे। तो ऐसे मोटिवेशन की साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जाएं तो पहला ऑप्शन ही यहां सही बैठता है, हालांकि इसमें अराउजल का या वो ऑप्शन नहीं है, है ना। इन्होंने कितने स्टेप में खत्म कर दिया? 1, 2, 3, 4, जबकि 6 स्टेप की हम बात करते हैं। अभी आएंगे इस पे कि 6 स्टेप कैसे हैं। नीड, रिडक्शन ऑफ अराउजल, भाई नीड के बाद डायरेक्ट अराउजल में कमी कैसे आ गई? ना ड्राइव आई, ना अराउजल हुआ, ना अचीवमेंट हुआ, है ना। तो आवश्यकता के बाद सीधा उत्तेजना में कमी नहीं आ सकती, जब तक उपलब्धि नहीं हुई तब तक उत्तेजना में कमी नहीं आएगी। भाई जब पेपर पास कर लोगे तब जाकर के तो वो अराउजल कम होगा, या अगली नीड पे जाओगे या कोई और नीड पे जाओगे। इंटरेस्ट क्या है? रुचि, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये मोटिवेशन साइकिल में नहीं आता है कि नीड के बाद इमोशन आता हो। एनडीए गार यही एक सीक्वेंस है। इस साइकिल को देख भी लेते हैं तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ज्यादातर लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि भाई नीड है, फिर ड्राइव हुई। नीड क्या है? भूख लगी है आपको, ये नीड है ना। इस चीज ने आपको ड्राइव किया, आप गए दौड़ करके, है ना। पहले एक टेंशन क्रिएट हुई कि यार खाने को चाहिए कुछ, एक चुलबुलाहट है, एक ड्राइव है, एक चालक है, टेंशन क्रिएट हुई है। फिर आप अराउजल यानी ये और एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो आप एक्शन लेने के लिए बाधित हो जाएंगे। जब ये ड्राइव और बढ़ेगी तो आप जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे या व्हाटएवर जो भी आपके घर में है वो खाना शुरू करेंगे। तो आपको गोल अचीवमेंट हो गया जब आप नीड, ड्राइव, अराउजल के बाद आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, यानी उस दिशा में व्यवहार किया, फ्रिज खोला या खाना बनाया, व्हाटएवर। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं गोल की दिशा में, फिर उस गोल की अचीवमेंट हो जाएगी, खाना खा लोगे, भूख मिट गई। अब रिडक्शन ऑफ अराउजल है, ये जो आग थी अब वो कम हो गई क्योंकि मिल गई ना नौकरी, है ना, या कर लिया पेपर पास। अब थोड़ी हमेशा भागते रहोगे, फिर नई नीड आएगी, इस बार कोई और नीड आएगी, है ना, कि भाई 2 कमरों का मकान है, 3 का हो जाए, 4 का हो जाए, 400 का हो जाए, व्हाटएवर। तो हर बार
अलग अलग मोटिवेशन, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से नीड्स काम करती हैं, सबके लिए सेम नीड हो जरूरी नहीं है, या हर व्यक्ति सेम चीज से मोटिवेटेड हो ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला स्टेप जो 6 स्टेप साइकिल है आपकी एनडीए गार, इसमें अगर हम देखें तो नीड मतलब आवश्यकता, इस नीड से जो है आपकी ड्राइव चालक या प्रणोद कहते हैं जिसको, कि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगी कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है ना। नीड क्या है? नौकरी, नौकरी चाहिए, जरूरी है, ये टेंशन क्रिएट हुई है, ड्राइव जिसको हम कह रहे हैं। फिर आपका थर्ड स्टेप आता है अराउजल, उत्तेजना, कि अब ये चीज इस लेवल पे ये आग जल चुकी है कि आपको एक्शन लेने पे बाधित ही कर देगी, जो कि फोर्थ स्टेप होगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी आप गोल की दिशा में किताब ले आए या बैच ले लिया, पढ़ने बैठ गए हैं। अब सिर्फ ये मन में नहीं है कि ड्राइव है, एक टेंशन क्रिएट हुई है, अराउजल है, हाँ करना तो है, अब आप एक्शन भी ले रहे हैं। तो ये फोर्थ स्टेप है। जब आप गोल की दिशा में सही एक्शन लेते हैं तो एक समय के बाद आपको अचीवमेंट यानी गोल की प्राप्ति हो जाती है। जब आपकी अचीवमेंट हो गई तो ये जो अराउजल थी, ये जो आग थी, इसमें कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगी, क्योंकि जब मिल गई जो चीज तो अब रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गया, है ना। सिक्स्थ स्टेप जिसको कहते हैं। तो ये एनडीए गार, ये 6 स्टेप की आपकी मोटिवेशन की साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये एक बार पूछा हुआ है बहुत पहले, क्योंकि लर्निंग टॉपिक आपका सिलेबस में है और उसी से जुड़ी हुई चीजें और पहले पूछी जा चुकी है, तो इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, जिनको नहीं पता अभी मैं समझा दूंगी, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सवाल पढ़ो और जवाब दो एक बार, फिर हम बात करेंगे आगे की। बात सही है? यू आर बेस्ट मैम जी, धन्यवाद। ये तो आप लोगों का प्यार है, नहीं तो खुद की तारीफ खुद भी की जा सकती है ना। देखिएगा एक बार, समझते हैं। 58% लोग सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी शून्य अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण का उदाहरण कौन सा है। देखिए 3 प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं एज पर थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक व्यक्ति है, उनकी थियरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीटेट में, यूपीटेट में पढ़नी है ना। वो कहते हैं कि अधिगम का ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे ट्रांसफर होता है आपका नौकरी में, एक जगह से दूसरी जगह गए आप, स्थानांतरण बोलते हैं इसको, है ना। ऐसे ही लर्निंग में भी चीजों का ट्रांसफर होता है। आपने अपने माँ बाप से, घर वालों से, पिछली जनरेशन से, टीचर्स से ये सुना होगा कि जैसे माय फादर यूज्ड टू से कि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, ये सब आपने सुना है ना, कि जो भी आपने सीखा है जीवन में, जो कुछ भी, वो बर्बाद नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, जीवन में काम आ जाएगा। सिलेबस में नहीं आया, नौकरी में नहीं आया, कहीं और नहीं आया, तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है एज पर थॉर्नडाइक। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, यानी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में भरपूर यूज किया। रिवॉर्ड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यही लेकर के आए, नाम क्या है, थॉर्नडाइक। और भी लोग हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात होती है, बट वो जनरली सीटेट में नहीं पूछता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक सिचुएशन में जो आपने सीखा वो दूसरी सिचुएशन में काम आ गया। जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, जब आप बाइक सीखेंगे तो ये जो बैलेंस करना है स्टीयरिंग को, सॉरी इसको स्टीयरिंग तो नहीं बोलेंगे, हैंडल को, वो आपको मदद करेगा किसमें, बाइक सीखने में, है ना। जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसको फिजिक्स में मदद मिलती है। ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर एक चीज जो सीखी आपने वो बाधा बने दूसरी चीज को सीखने में। तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसकी बात पूछी है शून्य ट्रांसफर, कि भाई आपने हिंदी सीखी और आप स्विमिंग सीख रहे हैं, 2 चीजों में कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी मर्जी, अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद में गाना गाने लगूं, तो ये 2 अलग एक्टिविटीज हैं। एक सिचुएशन में जो सीखा था उसका प्रभाव 0 पड़ रहा है दूसरी सिचुएशन में। जबकि जब आपको साइकिल आता है और आप साइकिल आती है और बाइक आप चलाना सीख रहे हैं, तो आपको वो हेल्प करेगी। या बाइक में अगर गियर डालने का और क्लच छोड़ने का सिस्टम आपको पता है, तो जब, क्योंकि मुझे बाइक आती थी बचपन से, बचपन इसलिए बोल रही हूँ 9-10 साल की उम्र से, तो गाड़ी चलाने में इतनी आसानी हुई कि मुझे पता था कि क्लच जो है वो एकदम से नहीं छोड़नी है। लेकिन जब पहली बार आप बाइक सीख रहे होते हैं और क्लच छोड़ने का सिस्टम और गियर के साथ कॉम्बिनेशन सीख रहे होते हैं, तो वो वहां पे टाइम लगता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, एक सिचुएशन में जो सीखा आपने दूसरी सिचुएशन में काम आ रहा है। आपने टाइपिंग सीखी, है ना, वो क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स आते थे पहले, याद हो आपको, अब वो हमारे टच फोन्स में होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो जिनको टाइपिंग आती है उनको पता है कि ए का जो प्लेसमेंट है कीबोर्ड में कहाँ होता है। तो जिनको टाइपराइटर आता था उनको कंप्यूटर वाली टाइपिंग में हेल्प हुई, जिनको कंप्यूटर वाली टाइपिंग आती थी वो फोन पे क्वालिटी कीपैड में हेल्प हुई। ठीक है ना। नेगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, जो एक सिचुएशन में आपने सीखा है वो हेल्पफुल होने की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कि आपको गाड़ी चलानी आती है इंडिया में और आप जो है राइट साइड आपका स्टीयरिंग है,
फिर आप दुबई चले गए या किसी और कंट्री चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस चले गए फॉर दैट मैटर, जहां आपका जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो लेफ्ट साइड में है। यहाँ लोग आप कहते हैं कि हम लेफ्ट साइड में चलते हैं रोड के, वहां राइट में चल रहे हैं। तो आपने क्योंकि इंडिया में जो गाड़ी चलाना सीखा था वो हो सकता है कुछ दिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, बार बार आपका जो दिमाग है या आपका हाथ है आप उस तरफ से गाड़ी में बैठे जिस तरफ स्टीयरिंग है ही नहीं, है ना। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा कि एक सिचुएशन में जो सीखा था, ए सिचुएशन में इंडिया में गाड़ी चलाना सीखा था, ये दुबई में गाड़ी चलाने में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है कुछ दिन तक। कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन भी होंगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे पूछा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या उदाहरण है। लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल हेल्प्स इन लर्निंग टू राइड अ मोटरसाइकिल। साइकिल चलाना सीखने से मोटरसाइकिल चलाना सीखने में सहायता मिलती है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। जीरो नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि साइकिल सीखी और बाइक चलाने में कोई मदद नहीं होगी, जीरो नहीं है। लर्निंग हिंदी हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग स्विमिंग। यही बात हम अभी कर रहे थे कि अगर आपको हिंदी सीखी है आपने या स्पेनिश सीखी है, कोई भी भाषा सीखी है, स्विमिंग सीखने में और इस भाषा के सीखने में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो जरूरी नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि आप स्विमिंग सीखने गए, किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया और हिंदी का प्रयोग किया। भाई हो सकता है हिंदी की बजाय इंग्लिश का भी प्रयोग हो सकता था, वो तो किसी भी भाषा का प्रयोग हो सकता था। या अगर मान लो आपको भाषा नहीं भी आती है तो बच्चों को कहा जाता है कि वो नेचुरल स्विमर्स होते हैं, वो माँ के गर्भ में तैर ही रहे होते हैं एक तरह से। तो भाषा नहीं भी आती तब भी आप तैरना सीख सकते हैं। बहुत सारे आपको अलग अलग सिचुएशंस मिल जाएंगी। तो इन दो बातों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो नहीं रहा। लर्निंग मैथमेटिक्स हेल्प्स इन लर्निंग फिजिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स या मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ताल्लुक है कि जिनका मैथ्स ठीक होता है उनकी रीजनिंग ठीक होती है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। लर्निंग टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर इंप्रूव्स मोबाइल टेक्सटिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कीपैड जो है सेम है आजकल तो स्पेशली। तो ये आपकी कहानी हो गई। सेकंड ऑप्शन ही है जो जीरो ट्रांसफर को दर्शाता है, बाकी सब में पॉजिटिव ट्रांसफर है, नेगेटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम लर्निंग बिकॉज डेवलपमेंट। विकास अधिगम से भिन्न है क्योंकि। बहुत अच्छे सवाल है। डेवलपमेंट डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है लर्निंग से। डेवलपमेंट और लर्निंग का रिश्ता क्या कहलाता है ये आपको बताना है। डेवलपमेंट कैसे अलग है लर्निंग से ये पूछा है कवि ने, तो आपको जवाब देना है, फटाफट से बताएंगे। आप क्लास अटेंड करते रहिए रोज, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे नहीं आएगी, आएगा समझ, है ना, उसकी चिंता आपको करनी नहीं है। चलिए, विकास अधिगम से कैसे भिन्न है या अलग है, तो सेकेंड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं जो कि सही है। और कितने परसेंट लोग कह रहे हैं? 93% लोग। ये हम यूट्यूब पर भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो जो पहली क्लास थी सीडीपी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बैच में है तो पक्का 100% हमने डिस्कशन किया है। किया तो यूट्यूब पे भी होगा, बट हो सकता है पुराने वीडियोज में हो। ठीक है। डेवलपमेंट डिफरेंट है लर्निंग से क्योंकि डेवलपमेंट ऑलवेज प्लान्ड होता है। वो तो लर्निंग भी हो सकती है, कई बार प्लान नहीं भी हो, वो चीजें भी डेवलपमेंट में आ सकती हैं। अकर्स ओनली इन स्कूल। सिर्फ स्कूल में डेवलपमेंट या लर्निंग होती है, ये बेकार की बात है। अगर किसी को लगता है कि कोई स्कूल नहीं गया तो उसने जीवन में सीखा नहीं होगा, तो आप अगेन 600 साल पहले चले जाइए। ये उदाहरण मैं बहुत बार यूज करती हूँ निजी जीवन में भी, कि कबीरदास जो है स्कूल नहीं गए थे जितना मुझे पता है ना। फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी उन्होंने, बट आज भी हम उनको अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो क्या उनको ज्ञान नहीं था या उन्होंने शिक्षा नहीं ली? तो जीवन से आप सीख सकते हैं। या बुद्धिमान होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति स्कूल ही जाएगा। स्कूल जाओगे ऑफकोर्स वो हेल्पफुल होगा, या शिक्षा जरूरी है, वो सारी बातें ठीक है, वो फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है, औपचारिक शिक्षा है। इनफॉर्मल क्या है? जब आप जीवन से सीख ले रहे हैं, है ना। नॉन फॉर्मल दोनों के बीच का रास्ता है, जैसे आप और मैं अभी जुड़े हुए हैं कि आप ओपन से सीख रहे हैं या कोचिंग से सीख रहे हैं, उसको गैर औपचारिक बोलते हैं। तो केवल विद्यालय में ही अधिगम या डेवलपमेंट होता है ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीजें, अगर आप विद्यालय नहीं भी गया जो व्यक्ति, तो क्या उसका विकास नहीं हुआ या उसने सीखा नहीं जीवन में कुछ? ये कहना गलत होगा। डिपेंड्स ओनली ऑन। आप खूब विद्यालय गए हैं, आप पंचर लगा के देखिए अपनी बाइक में या गाड़ी में, आपको पता लगेगा कि विद्यालय जाने से लर्निंग का डायरेक्ट या डेवलपमेंट का डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि चीजें आपको सीखने से आती हैं। डिपेंड्स ओनली ऑन टीचिंग। सिर्फ टीचिंग पे ही निर्भर करेगा डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें टीचिंग का कोई रोल नहीं है, नेचुरली होती है। मैचुरेशन वाला जो पार्ट है ना, कि आपके हाथों में जान नेचुरली आ रही है। किसी ने सिखाया थोड़ी कि अब आज से आपने सिखा दिया, 6 महीने के बच्चे को साइकिल सिखा के देखो आप, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए। तो सिर्फ टीचिंग से नहीं हो सकता। रेफर्स टू ब्रॉडर चेंजेस इन द इंडिविजुअल, क्योंकि डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? विकास व्यक्ति में व्यापक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है, विस्तृत टर्म है, विस्तृत कॉन्सेप्ट है जो डेवलपमेंट है। और लर्निंग हो, मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो,
ये तीनों ही क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं। विकास एक ब्रॉड डोमेन है जिसके अंदर लर्निंग, मैच्योरेशन, ग्रोथ यानी अधिगम, अभिवृद्धि और या वृद्धि जिसको आप कहते हैं, और परिपक्वता, ये तीनों आते हैं, है ना। और लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, डीपली इंटरकनेक्टेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं। डेवलपमेंट से लर्निंग और लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये बात एकदम सही है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे भाई? आपका विकास नहीं हुआ कि आपकी एक सर्टेन हाइट बढ़नी थी या एक उम्र होनी थी, जब आपके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति आप में आएगी तभी तो आपको सिखाया जाएगा। आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल थोड़ी सिखाते हैं, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का एक पार्ट जिसको मैच्योरेशन बोलते हैं कि अभी वो मैच्योर नहीं है। आप 6 महीने के बच्चे के पक्के दांत निकाल के दिखाइए, दूध के दांत शुरू होंगे। तो कुछ चीजें आप नहीं सिखा सकते जब तक वो मैच्योर नहीं है, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कुछ चीजें लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। और कई बार लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए। कैसे? जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, दुनिया घूमी आपने साइकिल चला के, जो भी अपने आसपास की दुनिया थी, या ड्राइव करके देश भर घूमा। अब इससे आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके दिमाग का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपने एक भाषा सीखी, यानी मान लो इंग्लिश सीखी आपने, हिंदी सीखी आपने, अब उसमें काव्य पढ़ा या आपने उसमें लिटरेचर को पढ़ा, अब इस लिटरेचर की समझ से आपके दिमाग का, आपका सोशल डेवलपमेंट, ये सब नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट लर्निंग को हेल्प करता है, ये दोनों इंटर कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। बट अगर देखा जाए तो लर्निंग हो, मैच्योरेशन हो, ग्रोथ हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। और ये जो डेवलपमेंट और लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे को बेहतर करने में मदद करती हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हेल्प करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस कहते हैं उनको, पूरक हैं एक दूसरे की। चलिए खैर, सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? डैश नॉलेज इन्वॉल्व्स नोइंग फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस whereas dash knowledge involves knowing how to perform a specific physical or cognitive task। यानी डैश ज्ञान में तथ्यों और परिभाषाओं को जानना शामिल है। कौन सा ज्ञान है ये तथ्यों और परिभाषाओं को जानने वाला? डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं इसको। ये हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी आता है, ये सीडीपी में भी आता है। कौन सा ज्ञान कहते हैं इसको? डिक्लेरेटिव नॉलेज। कि आपको डी से डेफिनेशन और डी से डिक्लेरेटिव नॉलेज, अगर रट्टा ही लगाने का बहुत मन है तो ऐसे कनेक्शन बिठा करके, इसको रट्टा भी नहीं कहेंगे, आप दो चीजों में संबंध बना करके याद रख सकते हैं। डिक्लेरेटिव और आपका डेफिनेशन सेम में आते हैं, ऐसे याद रख लेना, है ना। वैसे बेहतर तो ये होगा कि प्रोसीजरल नॉलेज से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसी चीज का प्रोसीजर सीखना। आपने पढ़ा कि ऑपरेशन कैसे होता है और आपको आता है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, दो चीजों में अंतर है। आपने पढ़ा कि ऑपरेशन कैसे होता है या स्विमिंग कैसे करते हैं, स्टेप्स पढ़ लिए, आपने डेफिनेशन पूरी पता है, आपको नॉलेज है, थियोरी पता है आपको, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। डिफाइन तो कर देंगे आपकी स्विमिंग कैसे करते हैं, बट प्रोसीजरल नॉलेज एकदम डिफरेंट है कि आपको तैरना आता है, यानी यू नो हाउ टू डू समथिंग। वो हाउ वाला जो पार्ट है, कैसे करते हैं किसी चीज को, वो प्रोसीजर है, वो प्रक्रिया है ना। और क्या है कोई चीज, वो डिक्लेरेशन है, वो घोषणात्मक ज्ञान में आता है। कि आपको परिभाषा पता है किसी चीज की, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है। वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ टू परफॉर्म समथिंग, कैसे करते हैं, है ना। आपको पता है डांस के कितने फॉर्म होते हैं, आपको भरतनाट्यम के बारे में पता है, आपको कथकली के बारे में पता है, बट अगर आपको कथकली आता है या भरतनाट्यम आता है, दैट मीन्स उसकी प्रोसीजरल नॉलेज भी आपके पास है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, डेफिनेशन पता है आपको, आप जानते हैं उसके बारे में, हो सकता है दोनों हो आपके पास, लेकिन अंतर क्या है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज में आप थ्योरी बेस्ड चीजें हैं, क्या है कोई चीज, फैक्ट, तथ्य क्या है उसके बारे में। इट्स लाइक कि आपने मैप पे देखा है कि लंदन यहां है, या हमने बचपन से देखा था या सुना था। दूसरी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जाकर के, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है, इंप्लिसिट होता है आंतरिक, एक्सप्लिसिट होता है जो बाहर भी दिखे। इसमें इन दोनों का कोई काम है नहीं और ये उल्टा नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी जो है सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल टर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स डेफिनेशन। कौन सा पेडागोजी का टर्म है, शब्द है पेडागोजी का, है ना, शिक्षण शास्त्र का जिसको हम पेडागोजी कहते हैं, अपनी परिभाषा के साथ सही ढंग से सुमेलित है। यानी आपको देखना है कि कौन किसके साथ सही से लिखा हुआ है, करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव नॉलेज, अभी हमने चर्चा की है, दूसरी तरफ प्रोसीजरल नॉलेज, तीसरी तरफ मेटाकॉग्निशन है,
फोर्थ है फंक्शनल फिक्सनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता। डिक्लेरेटिव नॉलेज डेफिनेशन होती है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल कैसे चलाते हैं, ये प्रोसीजरल नॉलेज का उदाहरण है, ना कि डिक्लेरेटिव का। बात सही है? तो ये तो गलत हो गया। प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी साइकिल कैसे चलाते हैं, ये यहां पे आना चाहिए था। यह जानना कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजर थोड़ी है कोई, दिल्ली कोई प्रोसीजर है? तो ये एक बात हुई। मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, इस पे एक सवाल आता ही है आजकल। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट, मॉनिटर एंड रेगुलेट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, ये एकदम सही है, 78% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। कि अधिसंज्ञान या परासंज्ञान का मतलब है अपनी स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में सोचने, निगरानी करने और विनियमित करने की क्षमता, यानी थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज की स्ट्रेटजी बनाना, रिव्यू करना, उस स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करना, वो एग्जीक्यूट हो पाई नहीं हो पाई, कि भाई आपको पेपर क्लियर करना है, आपने एक प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई, देखा आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, रिफ्लेक्ट किया, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, तो ये बात सही है। फंक्शनल फिक्सनेस कार्यात्मक स्थिरता, द एबिलिटी टू यूज एन ऑब्जेक्ट इन नोवल हाईली क्रिएटिव वेज, ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है, ना कि फंक्शनल फिक्सनेस का। और क्रिएटिविटी तो दूर भागती है जहां पे फंक्शनल फिक्सनेस होती है, ये तो बाधा है क्रिएटिविटी में फंक्शनल फिक्सनेस, कि एक ही तरीके पे अटके हो तो कुछ नोवल या कुछ नया नहीं सोच पाओगे। तो मेटाकॉग्निशन यहाँ पे सही जवाब है। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, यानी थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। मेटा आपने सुना होगा, फेसबुक को मेटा बना दिया गया, मेटा का मतलब क्या है, बियॉन्ड, है ना। और कॉग्निशन का मतलब क्या है, मेटा और कॉग्निशन दो शब्दों से मिलकर के बना है मेटा कॉग्निशन, परासंज्ञान। आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे भी आपकी बहुत मदद हो जाएगी अगर आप बैच में नहीं कर पा रहे हैं एनरोल किसी कारणवश, ठीक है। परासंज्ञान, संज्ञान क्या होता है, जो भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ये सब कॉग्निशन में आती है, दिमाग संज्ञान के विकास में आती है, जिसपे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे वाइगोत्स्की ने थियरी भी दी हुई है ना। विकास के 3 मुख्य प्रकार पढ़ते हैं आप, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञान या दिमाग का विकास। तो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस में थिंकिंग आ गया, है ना, थिंकिंग आ गया, रीजनिंग आ गया, यानी तर्क करना, सोचना, है ना, डिसीजन लेना, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है कौन सा एक कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है, तो जहां बात आ रही होगी कि फील करना कुछ, तो वो कॉग्निशन से ज्यादा इमोशंस के डेवलपमेंट में चला जाएगा। मेटा का मतलब क्या है, बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी थिंकिंग के भी परे जाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसमें क्या होगा, इसमें आप प्लानिंग करेंगे किसी चीज की, कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है, कैसे पढ़ना है ना, गोल सेट किया आपने, रिव्यू करेंगे वो फिर ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो थिंकिंग के भी ऊपर सोच पाना, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं। तो दिस इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हायर मेंटल एबिलिटीज आपकी विकसित होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये आप देख सकते हो, उसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी आपको वर्ल्ड के सारे फैक्ट पता है, कौन सा शहर किसकी राजधानी है, कैसे चलाते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज, आपको बाइक की पता है ना, लिखते कैसे हैं ये आपको पता है, पंचर कैसे लगाते हैं, टायर कैसे बदलते हैं, ये आपको आता है करना, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज है। इसके बारे में पता है डेफिनेशन या परिभाषिक रूप से, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है। मेटाकॉग्निशन, आप अपने विचारों पे भी विचार कर पा रहे हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, एक ही तरीके बैठ के पढ़े हैं, जबकि मल्टीपल तरीकों का प्रयोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में सवाल है, बिश्नोई नहीं है, ये कोहलबर्ग है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड प्राइमरीली बिकॉज, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की मुख्य रूप से आलोचना किस बात पे की गई है। कोहलबर्ग की आलोचना पे पता नहीं कितनी बार सीटेट में सवाल आया है, बैक टू बैक अनगिनत बार आया है, मतलब गिन तो सकते होंगे ऑफ कोर्स, बट आप ये समझ लीजिए कि बहुत बार सवाल आया है ना। तो क्रिटिसिज्म क्या है मॉरल डेवलपमेंट की थियरी का, जो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। 2-3 क्रिटिसिज्म है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म है कि जेंडर बायस थियरी है, महिलाओं के पर्सपेक्टिव को या वुमेन के पर्सपेक्टिव को, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को इसमें देखा ही नहीं गया। सारे जो सैंपल थे इस थियरी को बनाते समय वो पुरुषों के सैंपल थे या मेल सैंपल थे। तो यहां पे, और जबकि जो महिलाओं का सही गलत है, मॉरलिटी है, वो कई बार केयर पे भी फोकस्ड होती है, तो इसलिए इसको जेंडर बायस थियरी कहा। इन्हीं की एक स्टूडेंट ने, जिनका नाम कैरल गिलिगन है, जीवित हैं वो, कोहलबर्ग नहीं है, ही कमिटेड सुसाइड। खैर ये जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है इनकी थियरी। तो लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड प्राइमरीली बिकॉज, मतलब जरूरी है, ठीक है, इन्होंने थियरी दी है, बट अभी के लिए पेपर में क्या जरूरी है,
इनकी थियरी को जानना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपका काम आपसे ऊपर निकल जाए, आपकी चर्चा से ज्यादा आपके काम की चर्चा हो रही है ना, कि मॉरल डेवलपमेंट लिख के गए वो हम आज तक पढ़ रहे हैं। कहाँ थे कौन थे हो सकता है आपको ना पता हो, मतलब हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ज्यादा पढ़ लेते हैं कई बार, ठीक। तो इट इग्नोर्स द फिजिकल माइलस्टोन्स ऑफ इन्फेंसी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इट वॉज बेस्ड प्रीमरली ऑन अ मेल सैंपल, यस यस, अंडर रिप्रेजेंट्स द एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर यानी देखभाल की या केयर की जो नैतिकता है वो महिलाओं में होती है, उस पहलू को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर लिया और सिर्फ मेल सैंपल्स को इंक्लूड किया गया। तो ये जेंडर बायस थियरी है। इट क्लेम्स दैट मॉरलिटी इज फुल्ली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3, नहीं भाई साहब, ये एडोलसेंस और अडल्टहुड तक की बातें हो रही हैं, 3 साल में कोई मॉरलिटी डेवलप नहीं हो रही, शून्य मॉरलिटी है, सेल्फ की मॉरलिटी होती ही नहीं है, सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट रिलाइज टू हैवी, इट रिलाइज, बस सही गलत वो है जिससे डांट ना पड़े। इट रिलाइज टू हैवीली ऑन पियाजे सेंसरी मोटर स्टेजेस, नहीं। देखिए पियाजे की एक थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, या इवन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है उससे ये इंस्पायर्ड है। ये थियरी बहुत लोग, बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड होती हैं, पहले लोग बता देते थे, आजकल लोग पूरी पूरी संस्थाएं बना लेते हैं कॉपी करके और श्रेय नहीं देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इंस्पिरेशन कोई भी किसी से ले सकता है, ह्यूमंस लेते हैं, हम सब एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये इंस्पायर्ड है थियरी, कॉपीड नहीं है। कई बार कॉपीड होती हैं चीजें लेकिन श्रेय नहीं होता है। खैर एनीवे ये सब बातें चलती रहेंगी, आपके कमेंट्स पता नहीं क्यों रुक जाते हैं, देखिएगा। तो अगर हम बात करें इट रिलाइज टू हैवी ऑन प्याजेज, नहीं, प्याजे किसी स्टेज पे ये ऐसा नहीं है कि चिपक गई है, इंस्पायर्ड है। इसलिए ये कहते हैं कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी का कॉग्निटिव रीजनिंग से डायरेक्ट संबंध है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, ज्यादा हो जाएगा एक दिन में आपके लिए। इट वॉज बेस्ड प्रीमरली ऑन अ मेल सैंपल एंड अंडर रिप्रेजेंट्स द एथिक्स ऑफ केयर, महिलाओं के व्यू पॉइंट को या केयर की मॉरलिटी को इन्होंने इग्नोर किया है ना, सिर्फ मेल सैंपल्स ही थे। जब बात क्रिटिसिज्म की करते हैं कोहलबर्ग के, तो 3 चीजें मुख्य रूप से इनके 3 क्रिटिसिज्म है, 3 पॉइंट्स हैं आलोचना में। एक तो यह है कि जेंडर बायस है, यानी मेल सैंपल्स को ही लिया गया, लैंगिक पक्षपात है इसमें। दूसरा ये कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला पॉइंट है ना। वैसे तो जेंडर बायस भी काफी अच्छा क्रिटिसिज्म है इस थियरी के लिए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मुझे लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कि जब कोहलबर्ग ने सवाल पूछते समय या जब ये थियरी बनाई, जो भी सिचुएशंस ली, लोगों से पूछा कि अच्छा आप इस सिचुएशन में होते, एक तरफ आपका पति है, एक तरफ आपके पिताजी हैं, तो आप किसको बचाएंगे, ऐसी सिचुएशन है, या एक तरफ आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी की जान बचानी है, और एक तरफ आपका पेपर छूटेगा, मतलब मॉरल डिलेमास, नैतिक दुविधाएं आपको दी जाएं, है ना, कि भाई आप इट्स लाइक जब आप यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देख रहे हैं, कि एक व्यक्ति आपको कोई मिल जाए दुनिया में जो कहे मैं कभी रिश्वत लूंगा, और केसेस आप देख लीजिए मिलते ही हैं। तो इट्स लाइक कि जब आप हाइपोथेटिकली, जब आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे, तो आप कहते हैं मैं तो एकदम आइडियल आंसर दे देंगे, मैं तो ये करूंगा जी, है ना, मैं तो रिश्वत कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जीवन में। या दहेज, वो तो बहुत खराब चीज होती है, खुद की शादी हो रही है, आपने देखा भाई साहब यहां पे जो है क्या चल रहा है, गिफ्ट के नाम पे दहेज चल रहा है। तो ये क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि एक व्यक्ति हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में कह दो, हाइपोथेसिस है कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल में जब सिचुएशन आएगी तो वो व्यक्ति पलट जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये जो सही गलत या मॉरलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक क्रिटिसिज्म है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इसमें है कि आपने हाइपोथेसाइज किया है, परिकल्पना की है, एक सिचुएशन दी है, उसमें तर्क लगाने को कहा है, बट एक्चुअल सिचुएशन में हो सकता है लोग अलग तरह से एक्ट करें, है ना। फिर क्या आता है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो वुमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर देते हुए फिरते हैं और घर की महिलाओं को उन्होंने एम्पावर नहीं किया हुआ, या घूंघट पे लेक्चर दे रहे हैं और अपने घर में जो है घूंघट कराते हैं लोगों से। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं, है ना। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं कि व्यक्ति एक्चुअल में वो सही गलत क्या मानता है और वो क्या दिखाता है, दो चीजों में अंतर पाया जा सकता है। तीसरा इसका एक और क्रिटिसिज्म है कि कल्चर बायस है, या तो मुझे तीसरा क्रिटिसिज्म इसका याद नहीं कर पा रही हूँ मैं फॉर सम रीजन, अभी बहुत दिन बाद आई हूं, तो ये जो है, हाँ किसी को याद आ रहा हो तो बताना, मैं अभी ये 2 ही याद कर पा रही हूँ। एक 3 इसके मुख्य क्रिटिसिज्म है जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। कल्चर बायस तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हाँ कल्चर को लेकर के कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये सब कल्चर पे लागू हो, ये जरूरी नहीं है, कि इसमें कल्चर वाला पर्सपेक्टिव को शामिल नहीं किया गया है, कि भारत में माँ बाप को या माँ बाप से अलग रहना या माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आना कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर उसको गलत मानता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत प्यार है इसलिए आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, मजबूरी में उस कल्चर की वजह से हो सकता है आप रह रहे हो। तो सही और गलत कल्चर के हिसाब से पलट जाता है, ये इसमें एक चीज है। नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप इसमें आ गया, जेंडर बायस में ही आ गया, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना।
चलिए आगे बढ़े। हाँ, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, बिल्कुल ये एकदम सही बात ही है, मतलब बात पॉइंट हमने वही डिस्कस किया है, याद आ गया था बाई चांस। आप लोगों ने, आप में से एक आधी कोई व्यक्ति बता पा रहा है इतनी देर बाद, बहुत खुशी की बात है। अभी नई नई पढ़ाई शुरू की आपने। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। भाई जिसको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत पता हो तो वो थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के देख लेना, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो है पहली पहली बार ही पढ़ रहे हैं या ज़्यादातर लोग, तो ये ज़रूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में समझें। तो ये इसकी 3 मुख्य क्रिटिसिज्म है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से एक पे सवाल फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। डिसलेक्सिया primarily affects a child's ability to engage in dash whereas dysgraphia affects a child's dash। पठन वैकल्य किस चीज को प्रभावित करेगा, फटाफट से बताओ, बहुत तेजी से जवाब दो। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 43% लोग। चलिएगा ठीक है, शुरू के 10-15 सवाल हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन इसलिए भी करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए, फिर आपसे बहुत सारे सवाल अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, 62% हो गया थर्ड ऑप्शन, जो कि सही भी है। देखिए डिसलेक्सिया में फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में। कैसे कि ये GOD मिलके गॉड का साउंड आएगा, लेटर्स को साउंड के साथ जोड़ने में समस्या आती है। तो गॉड को डॉग पढ़ सकता है, मतलब रिवर्स में पढ़ सकता है, या साउंड को लेटर के साथ एसोसिएट करने में समस्या आती है बच्चे को। फाइन मोटर राइटिंग में डिस्ग्रेफिया, क्योंकि ग्राफ का मतलब है राइटिंग से संबंधित है, इसमें राइटिंग की प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। तो जब पढ़ने में दिक्कत कब आएगी, जब फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो, यानी एक लेटर को दूसरे लेटर की साउंड से जोड़ नहीं पा रहे हैं आप, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। स्पेशल अवेयरनेस या मैथमेटिकल लॉजिक, वो फिर मैथमेटिकल लॉजिक तो चलो यहाँ काम कर जाता अगर कैलकुलिया पूछा होता। ग्रॉस मोटर स्किल्स की दिक्कत नहीं है डिस्ग्रेफिया, क्योंकि लिखने में जो इस्तेमाल होती हैं वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, हाथ और आंखों की मसल्स का प्रयोग। हाथ मतलब फिंगर्स, हैंड्स में जो भी मसल्स हैं आपकी, तो हैंड्स और फिंगर्स का इस्तेमाल हम करते हैं फाइन मोटर स्किल्स में स्पेशली। ग्रॉस मोटर स्किल होता है आपकी आर्म्स यानी बड़ी मांसपेशियां या आपकी टांगे, उसका प्रयोग डिस्ग्रेफिया में कहीं नहीं हो रहा, फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग है। हियरिंग की कोई बात ही नहीं है यहाँ, वो ऑडिटरी डिसऑर्डर्स में आएगा। सोशल कम्युनिकेशन की दिक्कत ऑटिज्म में आती है ना। विजुअल एक्विटी, या ये आपका विजुअली इंपेयर्ड बच्चा होगा फिर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी या LD बोलते हैं, अधिगम वैकल्य, या फिर हम कहते हैं इसको पठन वैकल्य, अधिगम अक्षमता के अंदर आता है। जो तारे जमीन पर में बच्चा है ईशान अवस्थी, उसको डिसलेक्सिया या डिसलेक्सिक के रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर टीचर नोटिसेस दैट अ 9-year-old चाइल्ड कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू साइज, understand conservation of quantity and classify objects into different categories. According to Piaget's theory of cognitive development, the child is most likely in which stage? Piaget पे क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक शिक्षक देखता है कि एक 9 वर्षीय बालक वस्तुओं को आकार के अनुसार क्रमबद्ध कर सकता है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में, आवर्ती अनुवर्ती जो बोलते थे, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। मात्रा संरक्षण, यानी क्वांटिटी सेम रहती है, आप शेप और साइज बदल दें तब भी, यानी अगर 250 ml पानी है तो आप उसको 1 लीटर के बर्तन में डाल दीजिए, एक बास्केट में डाल दीजिए, एक जिसमें डालना है आपको एक बड़े से नीले ड्रम में डाल दीजिए, वो 1 लीटर पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं, या 250 ml पानी है तो 250 ml ही रहेगा। बर्तन की शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम में, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। दिस इज कंजर्वेशन, जो 7 से 11 के बीच में आता है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 74% लोग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, क्योंकि 7 से 11 के बीच में है, और बाकी जो क्वालिटीज हैं वो भी इसी उम्र में आ जाती हैं। CCS बोलती हूं मैं इसको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन क्या है, यानी संरक्षण, कि आपको पता है कि शेप और साइज के बदलने से मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, क्वांटिटी सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है, जो 250 ml वाला एग्जांपल आपको दिया है ना। अगर ये 50 ml पानी है तो अब मैं इसको बॉटल में डालूं, एक नीले ड्रम में डालूं, काले ड्रम में डालूं, बाल्टी में डालूं, सेम रहेगा ये। तो शेप बदलने से बर्तन की या साइज के बदलने से क्वांटिटी नहीं बदल रही है, ये कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है, जो कि पहला C है। क्लासिफिकेशन है कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं 2 चीजों में अंतर को, कि भाई ये ट्राइंगल को एक साथ रखेंगे या सर्कल को एक साथ रखेंगे, या रंग के आधार पे, वॉटेवर जिस भी आधार पे आप
वर्गीकरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं, छांट सकते हैं। सीरिएशन है छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में लगाना। तो ये CCS कंक्रीट में आता है, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल और CCS, ये 3 गुण इसी में आते हैं। 7 से 11 वर्ष की बात है और बच्ची कितने साल की है? 9 वर्ष की है। तो ये तीसरी स्टेज में है प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SP CF, इसी क्रम में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल।